एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसे ही हमने क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे आपके एक दिन रिवीजन क्लास में भी करे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे वहां पे उसको निकाल के अपने आप एक बार करके देखो, ठीक है? चलो आज का जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। भाई नाम से मुझे क्या पता चल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता होगा? थर्मो मीन्स कोई बताएगा? मैम हीट या ओके एनर्जी। ओके, हीट। डायनामिक मीन्स? मोशन। बिल्कुल भाई प्रिया, जो थर्मोडायनेमिक्स नाम से ही पता चल रहा है आपका कि हीट का मोशन। मुझे तुम में से कोई बच्चा बता सकता है हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट टेम्परेचर नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। हीट एंड, हाँ वेरी गुड, हीट एंड टेम्परेचर। मैम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। हीट चेंज नहीं कर सकते? बोलो भाई। मैम ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, हीट और टेम्परेचर। किसी ने बताया क्या आंसर? विवेक, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या है बच्चे? एनर्जी की मैम फॉर्म है। बोलो भाई। हीट इज द फॉर्म ऑफ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? बाकी सबको भी? चलो अभी ठीक हो जाएंगी, अभी करती हूँ। हीट क्या है आपका? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है। मैं किसी भी मेरे कोई भी चीज अगर मेरी ये मेरा यहाँ पे वाटर रखा है, अब ये हीट हो गया, इसमें हीट कितनी होगी मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हीट क्यों होता है? इसका टेम्परेचर इंक्रीज, बस टेम्परेचर तो अलग ही चीज है। टेम्परेचर क्या है? मेजर क्या करता है? मेजर टेम्परेचर, हॉटनेस, है ना भाई? टेम्परेचर क्या यस करता है? मैम। हॉटनेस को मेजर कर रहा है। अभी वॉइस क्लियर है मेरी? बताओ, ये बताओ। यस मैम। चलो अभी ठीक रहेगी, कम आएगी तो मुझे बता देना एक बार, ठीक है? टेम्परेचर क्या करता है भाई? मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस। मेरा कोई भी चीज कितनी हॉट है ये क्या कौन बता रहा है मुझे? उसका टेम्परेचर जो मैं उससे मेजर कर रही हूँ वो मुझे बता रहा है कि कितना। माय ट्रेजर ऑफ स्टडी कौन है भाई? मैम रितु। ओके। हीट, और हीट क्या है आपका? एक एनर्जी की फॉर्म है। कोई भी मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल जो है, इसके अंदर जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई? आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, उसके अंदर जो भी रोटेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और कौन सी एनर्जी होती है भाई? और कौन सा टाइप होता है एनर्जी का? मैकेनिकल एनर्जी। जो भी कोई एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। मेरे पास अगर कोई एक 60 डिग्री सेल्सियस का एक कप में अगर वो पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, पानी पड़ा है, गर्म पानी, और एक टब है जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों में टेम्परेचर किसका ज्यादा? मैम ये तो हमें दिख ही रहा है, टेम्परेचर किसका ज्यादा है? एक कप का टेम्परेचर ज्यादा है या एक टब में जो पानी रखा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है? कप का। कप का टेम्परेचर हमने मेजर किया हुआ है, लिखा हुआ है साफ साफ, दोनों का मैं मेजर करूंगी 60। लेकिन जो हीट कंटेंट है बच्चे, हाथ ज्यादा किससे जलेगा? मैम 40 डिग्री वाले से। जो टप में पानी है भाई उससे तो हाथ जल जाएगा, मतलब हाथ क्या पूरा ही जल जाएगा अगर वो ज्यादा गर्म है ना? और क्योंकि उसमें हीट कंटेंट इसके अंदर क्या है? ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा कोलिजन, ज्यादा इसके अंदर क्या है बच्चे? हीट ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है? अब हम इस चैप्टर में, और ये पता है हमें हीट कहाँ से कहाँ, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है एक और? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पे जब वो मूव कर रहा है जो भी आपका
एनर्जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट। मैं किसी भी चीज की, किसी भी कंपाउंड की अगर मुझे हीट ऐसे मेजर करनी है कि भाई ये पानी रखा है यहाँ पे, इसकी मुझे हीट बताओ कितनी है, मैं क्या निकाल सकती हूँ इस अकेले की? मैं नहीं बता सकती कि इस अकेले की हीट कितनी है। बात समझ में आई? मैं इसमें हीट में जो चेंज होगा, अगर इसके बगल में मैं कोई ठंड, ये अगर हॉट है और इसके बगल में एक कोल्ड कोई भी वाटर लाके यहाँ पे रख दूंगी या फिर इसके अंदर रख दूंगी, तो मेरे पास टेम्परेचर जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, गर्म वाले से ठंडे वाले की तरफ मूव करेगी एनर्जी, है ना। और वही जो चेंज होगा ना मेरे पास, उसको ही मैं क्या बोलूंगी, हीट। तो मतलब जो हीट जो क्वांटिटी है, मैं किसी सिंगल बॉडी की, सिंगल उसकी नहीं निकाल सकती कि इसमें हीट कितनी है। ठीक है, बात समझ में आई? हीट किसी एक उसके अंदर अगर मेरे पास वाटर पड़ा है उसकी मैं नहीं निकाल सकती। मैं क्या निकाल सकती हूँ, उसका चेंज, कि उसमें चेंज कितना हुआ है ये मैं मेजर कर सकती हूँ। मतलब कि मैं चेंज ऑफ हीट तो मेजर कर सकती हूँ, लेकिन एक कंपाउंड की हीट कभी भी मैं मेजर नहीं कर सकती। अब आज की क्लास में सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो ये सब तो, और मतलब थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ हम इतना ही नहीं पढ़ने वाले कि भाई हीट इज द हॉट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज हीट, बस यही मोशन हो रहा है हीट का, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं पढ़ने के लिए। तो क्लास के अंदर शुरू से रेगुलर रहना, बीच में लगने लगे कि पिछली क्लास वाला नहीं समझ में आया, क्या हुआ। देखो अगर याद करने वाली चीज होगी तो मैं बोल दूंगी बस इसके न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला याद कर लो, हो गया, बाकी सब मत देखो। ठीक है, लेकिन और ना अगर समझने वाली चीज होगी, समझा सकती होंगी, तो मैं बहुत बार कोशिश करूंगी कि तुम्हें चीजें समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो पर ये नहीं होना चाहिए कि मैं कल एब्सेंट था तो इसलिए थी या था, इसलिए आज मुझे फिर से रिपीट कर दो, इसलिए मुझे कल का समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए पिछला मतलब ये पूरा चैप्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो मतलब पता होना चाहिए कि पीछे क्या हुआ है और अब क्या में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम। तुम सिस्टम वर्ड से क्या समझते हो, बताना जरा, कहाँ कहाँ वर्ड सुना है ये सिस्टम? सिस्टम वर्ड कहाँ कहाँ सुना है? ऋतु, नाजो? Yes, मैम ma'am. फिजिक्स में। सिस्टम, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, हालांकि ये, हाँ बिल्कुल आदित्य, मैं यही चाह रही थी कोई मुझे ये बताएगा। कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा है भाई हमने, कि सिस्टम भी बोलते हैं उसे, इसे सिस्टम क्यों बोलते हैं भाई? हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक जो भी हमारे पास फोकस एक जगह है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको पूरे को सिस्टम बना हुआ है एक हमारा। ठीक है, Yes, ma'am. फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है या पढ़ लिया? मैम अभी नहीं पढ़ा मैम। ठीक है, तो फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत ही अंतर है, काफी सारा, तो दोनों को अलग रख कर पढ़ना। ठीक है, ये मत कहना कि हमने मैम केमिस्ट्री में ये पढ़ा था, ये फिजिक्स में हो रहा है, या फिजिक्स में पढ़ा था केमिस्ट्री, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, सिस्टम बच्चे, जो भी चीज मेरी, जब मैं कोई भी अपना एक प्रैक्टिकल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, अगर मेरे पास एक चीज मैं जिसपे मैं फोकस कर रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पानी रखा है गर्म करने के लिए और इसके ऊपर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो मेरा क्या, ये क्या हो गया जिसपे मैं काम कर रही हूँ, ये क्या हो गया मेरा सिस्टम। और इसके आसपास जो भी चीजें हो गई वो क्या हो गई, मेरी सराउंडिंग। समझ में आया सिस्टम क्या हुआ और सराउंडिंग क्या है? सपोज तुम अपने क्लास में, मैम अभी मैं क्लास ले रही हूँ, तुम सब लोग अपने कंप्यूटर पे बैठ, अपने फोन पे या कंप्यूटर पे जिस भी ले रहे हो क्लास, वो देख रहे हो, तो हम क्या हो गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, और एल्विश भाई का सिस्टम ये क्या है? और कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं भी यही बोलने वाला था। क्या? मैम सॉन्ग है। अच्छा, तुम ही सुनते होंगे भाई सॉन्ग, चलो। अ, और हमारे पास जो तुम्हारे आसपास की अगल बगल में जो चीजें हैं, जो इसके साथ लगी हुई है जो चीजें, ये क्या हो गई, इसके सराउंडिंग। नाम से ही पता चल रहा है भाई सिस्टम। और एक सिस्टम वर्ड से तुम कभी कंप्यूटर ना समझो उसके अंदर, पर सिस्टम क्या है समझ में आ गया। अब सिस्टम वर्ड जो है वो है क्या, जो मेरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स, यूनिवर्स जो मिलकर बना है वो किस किस से मिलकर बना है भाई, हमारे सिस्टम से। और भाई ये इतनी रॉकेट साइंस वाली टर्म नहीं है, पर ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है तो थोड़ा सा ये रॉकेट साइंस हो जाता है कि हमें नहीं पता चलता कि क्या सिस्टम, किसको प्लस करना है, किसको ऐड करना है, कौन। सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनते हैं, हमारा पूरा एक यूनिवर्स बन रहा है।
भाई सिस्टम में जिस पे काम कर रही हूँ, सराउंड मतलब जो भी मेरे फोकस में है, सपोज ये पेन अभी मैं फोकस में से लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा एक सिस्टम हो गया। बाकी सारी चीजें जो इसके आसपास हैं, जिनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो सारी की सारी क्या हो गई, इससे सराउंडिंग में हो गई। भाई चाहे कितना भी है, तो पूरा सराउंडिंग और सिस्टम मिलकर क्या बनता है, मेरा एक यूनिवर्स बनता है। यूनिवर्स मतलब दोनों का सम। क्लियर है इतनी बात? वो मैम ये तो Yes, ये ma'am. बुझाने वाली बात थी। अब मेरे सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, नाम से थोड़ा थोड़ा मुझे बताना। एक है आपका ओपन सिस्टम, एक है आपका क्लोज सिस्टम, और एक है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। क्या मुझे आप बता सकते हो ओपन सिस्टम से क्या पता चल रहा है? मैम जो सराउंडिंग से कनेक्टेड। बिल्कुल। ओपन सिस्टम माने बच्चे क्या, जिसमें ओपन सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ, जहां पे क्या हो, एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी और मैटर जहां दोनों ही क्या हो रहे हो, आपस में एक्सचेंज हो रहे हो, वो मेरा कैसा सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम। ऐसे ही मेरे पास क्लोज सिस्टम कैसा होगा भाई, वेयर मैटर कैन नॉट एक्सचेंज, मैटर कैन नॉट एक्सचेंज बट एनर्जी कैन एक्सचेंज। समझ में आ गई बात? एनर्जी तो चेंज एक्सचेंज हो रही है आपस में, लेकिन आपका मैटर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, हमने सिस्टम और उसकी बात करी है, एक बात मुझे बताओ, मेरे पास एक जो सिस्टम है, ठीक है, इसमें बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्रीज मतलब समझ रहे हो क्या होता होगा? जैसे सिस्टम को बताने के लिए मुझे इतना बड़ा वो सिस्टम 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 बोलना पड़ा। बाउंड्रीज वर्ड तो नाम से ही पता चल रहा है, बाउंड्री किसी चीज की। बाउंड्री भी मेरे पास अलग अलग तरीके की है, मैंने इसको अलग अलग वे में इसको डिवाइड किया हुआ है बाउंड्रीज को। वो क्या है आपकी, रियल बाउंड्री है या इमेजिनरी बाउंड्री है। मतलब समझ रहे हो भाई, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री का। सपोज मैं एक चिड़िया देख रही हूँ बाहर आकाश में, ठीक है ना, मतलब स्काई पे मैं देख रही हूँ कि एक चिड़िया उड़ रही है, तो मेरा सिस्टम क्या हो गई, वो चिड़िया हो गई। लेकिन जो उसके आसपास जो मेरी बाउंड्री मैंने एक तय कर दी कि भाई इतनी बाउंड्री जो जिस चीज को मैं देख रही हूँ, तो क्या वहां पे रियल में कोई बाउंड्री है? नो मैम। ठीक है, तो वो कैसी बाउंड्री होगी, इमेजिनरी बाउंड्री। बट अगर अपना सिस्टम एक बीकर में माना, तो यहाँ पे एक रियल में मेरी एक बाउंड्री हो गई है, रियल बाउंड्री। तो बाउंड्रीज डिवाइडेड है, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। और या फिर मैं कहूं कैसी बाउंड्री, डायनेमिक बाउंड्री, और या फिर स्टैटिक बाउंड्री। नाम से पता चल रहा है डायनेमिक और स्टैटिक कि भाई फ्लेक्सिबल है, रिजिड है। एक मिनट, रिजिड और फ्लेक्सिबल लिख लो। रिजिड है या फिर रिजिड बाउंड्री, या फिर कैसी बाउंड्री, नाम से पता चल रहा है भाई कैसी होगी, फ्लेक्सिबल वाली। फ्लेक्सिबल होगी मैम। फ्लेक्सिबल होगी, जो कि आपकी मतलब जो एक्सचेंज मतलब थोड़ी बदल रही होगी। रिजिड वाली जो मतलब एकदम रिजिड है, जो बीकर के अंदर है वो एकदम रिजिड है। और एक होती है थर्मल कंडक्टिंग, और या फिर इंसुलेटेड। इंसुलेटेड और कंडक्टेड मतलब समझ रहे हो? इंसुलेटेड मतलब कि आपके पास इंसुलेटेड। थर्मल कंडक्टिंग मतलब कैसी भाई, जहां से हीट एक्सचेंज हो रही है, और इंसुलेटेड मतलब जहां से हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। कोई मुझे एग्जांपल बताएगा भाई ऐसी कौन सी थर्मली कंडक्टिंग? अब मैंने बीकर एक अपना रखा, ओपन सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे, अगर मैंने ये बीकर रखा भाई, इसे मैं यहाँ से गर्म कर रही हूँ भाई, यहाँ से ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ से मैटर जो मैंने लिक्विड कर रही हूँ, मैटर एक्सचेंज हो रहा है, बाहर जा रहा है भाई उड़ के, है ना, ओपन सिस्टम के अंदर। यस मैम। और जो वह हीट यहाँ से, वो भाई यहाँ हीट, ये तो कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट बाहर भी जा रही होगी और बाहर से अंदर भी आ रही है। बात समझ, मतलब ये बाहर से अंदर, तो बाहर से ये अंदर से बाहर, भाई यहाँ से क्या हो रहा है, हीट जो मैं इसमें कर रही हूँ सारी की सारी हीट यही थोड़ी गई, वाटर मॉलिक्यूल के पास थोड़ी जा रही है, बाहर भी तो निकल रही है भाई इससे।
क्योंकि जो बीकर जो भी है आपका वो क्या कर रहा है, हीट को ट्रांसफर बाहर आपके आउटसाइड में भी कर रहा होगा, सराउंडिंग में भी कर रहा होगा, है ना भाई। तो ये वाला किस तरीके का सिस्टम हो गया बच्चे, ओपन सिस्टम। अगर मैं इसी को, यही मैं हीट कर रही हूँ लेकिन मैंने इसे ऊपर से क्लोज कर दिया, अब जो मैं हीट दे रही हूँ, तो ये कैसा सिस्टम हो गया आपका भाई, यहाँ से हीट तो ट्रांसफर हो रही है बाहर, लेकिन मैटर जो बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जा पा रहा, अंदर ही है। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा आपका बच्चे, क्लोज्ड सिस्टम। कैसा सिस्टम हो गया ये आपका, क्लोज सिस्टम। अगर मेरे पास तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब क्या, अभी बताया था मैंने, आइसोलेटेड मतलब क्या, जिससे एनर्जी और मैटर दोनों ही ट्रांसफर नहीं, दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो। ऐसा कैसा होगा, जब मैं यहाँ पर एक इस तरीके से थर्मस फ्लास्क ले लूं जो कि क्या करेगा, हीट को भी बाहर नहीं जाने देगा यहाँ से, यहाँ पे इसको अब मैं हीट करूं तो भाई यहाँ से तो ना हीट क्या करना वैसे, यहाँ पे जो मैटर है ना, तो यहाँ से मैटर एक्सचेंज होगा, ठीक है ना, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही आपकी हीट जो है वो क्या होगी, एक्सचेंज होगी। क्लियर हुई बात भाई। तो ऐसा सिस्टम क्या हो गया, आइसोलेटेड। अब मुझे बताओ, मैंने एक कप अगर रखा है थर्मस फ्लास्क के अंदर, तो वो कैसा सिस्टम होगा, ओपन, क्लोज या फिर आइसोलेटेड। अगर एक कप मैंने एक चाय रखी है अपने पीने के लिए थर्मस फ्लास्क के अंदर, वो कैसा सिस्टम होगा, ओपन होगा। ओपन होगा ना मैम, कप के अंदर नहीं रखी, थर्मस फ्लास्क में मैम रखी है, क्लोज। आइसोलेटेड। क्लोज्ड होगा, आइसोलेटेड नहीं होगा। मैम ढक के रखा है। हाँ, थर्मस फ्लास्क को मेरे पास थर्मस बोतल है, थर्मस बोतल होती है ना भाई, देखिए किसी ने, यस मैम। मिल्टन की, उसकी सबकी आती हैं आजकल, तो सबके पास वही होती हैं जिसमें ठंडा पानी ठंडा रहता है, गर्म पानी गर्म रखो, गर्म स्कूलों में लेके जाते हैं, है ना भाई रजत। उसमें मैंने चाय रख दी, पानी नहीं रखा, मुझे बताओ कि मेरे पास वो क्या रहेगी, वो कैसा सिस्टम होगा आपका, आइसोलेटेड। अगर एक जो मेरे पास एक ट्री है, ट्री किस तरीके का सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, ट्री एक पेड़, कैसा ओपन सिस्टम आपका जो है रिप्रेजेंट करेगा ट्री। ऐसे आपकी बुक के अंदर 2-4 और भी ऑप्शंस हैं कि ये बताओ कौन सा टाइप होगा, जहां पे भी मैटर और हीट है ना। क्वेश्चन देखिए तुमने, बुक तो खोलते नहीं मैम, हम हमें क्या पता एनसीईआरटी में क्या लिखा है। आपकी बुक में कुछ फर्स्ट क्वेश्चन ऐसी कुछ है कि ओपन सिस्टम बताओ कौन सा है, क्लोज कौन सा है, आइसोलेटेड कौन सा है। तो आपको उसमें से देखना है कि भाई जो पूरी तरफ से खुला है, जहां मैटर और हीट दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं, वो ओपन है। जहां सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है, मैटर नहीं हो रहा है, वो आपका क्लोज है। आइसोलेटेड दोनों ही नहीं हो रहे, हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही, दैट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है भाई। हाँ पूछो भाई, कोई कुछ पूछ रहा है। मैम बाउंड्रीज लास्ट की दो कौन सी थी? एक है आपके पास रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, और दूसरा है डायनेमिक और सॉरी कंडक्टिंग और आइसोलेटेड, मतलब कि इंसुलेटेड, जो कि आपकी कंडक्टिंग मतलब कि जो हीट कंडक्ट हो रही है वो कंडक्टिंग, और एक तीसरी कौन सी, जहां से हीट आपकी इंसुलेटेड, जहां हीट ट्रांसफर मतलब नहीं हो रही है। ठीक है भाई। मैम एक बार वाली स्लाइड दिखाना। अरे भाई कौन सी, ये वाली, यस सब मिलेगा आपको, अभी आ जाएगा आपके पास ही। क्लियर है। चलो अब जरा मेरे पास हम अपने जो भी वेरिएबल्स, क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल टर्म हम अपने मैथ्स में भी पढ़ते हैं। वेरिएबल मींस क्या भाई, मैम जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहती, चेंज होती रहती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, चेंज रहती रहती है। अब एक टर्म है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। मेरे पास एक पानी रखा है, इसकी स्टेट क्या है, मतलब ये दिखता क्या है, ये है क्या, इसका इसकी जो मैं क्या बताऊं कि इसमें मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें प्रेशर कितना है, इसका यहाँ पे प्रेशर जो है वो कितना जनरेट हो रहा है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, ये सब मुझे कौन बता रहा है, क्या बता रहा है सब, इसकी ये स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो स्टेट है वो क्या है, ये सब मुझे किससे पता चल रही है, कौन कौन से वेरिएबल से पता चल रही है मुझे, प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से, और बताओ भाई और क्या होगा, और किससे मुझे पता चल रही होगी मेरे इसकी वो नंबर ऑफ मोल से,
अमाउंट कितना है, मतलब इसमें इसका वेट कितना है, मास कितना है ना भाई? बोलो यस भाई। मैम। ये जो सारी टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या आप मुझे बता सकते हो? ये पहले मुझे बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है? मैम आइडियल गैस इसके अंदर गैसिफिकेशन। कितने वेरिएबल्स हैं? मैम 4। हम्म मैम 5। 5। कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, ओ सॉरी 4 ही है भाई, बिल्कुल ठीक, योगिता ने बिल्कुल ठीक बोला भाई। इलेक्ट्रिक करंट। नहीं नहीं योगिता, जल्दी बताओ भाई। सारे बच्चे यस एग्री मैम। करते हैं इस बात से कि इसके अंदर मेरे पास 4 ही हैं वेरिएबल्स? बोलो भाई। कोई कौन कह रहा है भाई एक और 5 है करके? आर तो मेरा गैस कांस्टेंट है, क्या वो कोई वेरिएबल है? नो मैम। तो मेरे पास टोटल इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं बच्चे? 4 ही हैं, मैम 4। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, जो कि मुझे क्या बता रहे हैं, मेरे कोई वो सिस्टम मेरा उसकी स्टेट क्या है ये बता रहे हैं। अब कुछ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपके पास एक और टर्म होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता होगा भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? पहली बार सुन रहे हो भाई नाम इसका? हमें कुछ नहीं पता इंटेंसिव मतलब क्या, एक्सटेंसिव मतलब क्या। प्रॉपर्टी मतलब कि वही बच्चे जो आपको ये बता रहा है इसकी प्रेशर कि इसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चे वो प्रॉपर्टी, उससे मतलब ये वो वाला वेरिएबल जो मेरा विच इज डिपेंड ऑन दी, oh sorry, which is not depend on the, not depend on the मैटर या फिर आपका जो सिस्टम है उसका साइज क्या है, मैटर एंड साइज ऑफ द सिस्टम। एक बात मुझे बताओ, साइज ऑफ सिस्टम, मेरे पास जो वॉल्यूम, अगर मैंने मेरे पास 5 लीटर का एक ग्लास था, इसमें इसका वॉल्यूम 5, मैंने इसको अगर मैं इसे आधा कर दूंगी इस ग्लास के इसको, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा वाटर का, यस मैम। कम हो जाएगा। मैं इसको अगर हाफ कर दूंगी तो 2.5 वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगर मैंने इसका नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं वो भी कम हो जाएंगे। अगर मेरे Yes, पास है ना, अगर मेरे पास इसके अंदर 10 मोल थे, पहले मैंने आधा कर दिया इसे, तो 5 ही मोल बचेंगे फिर मेरे पास। अब ऐसे ही जरा मुझे एक बात बताओ, क्या इसका अगर मैं टेम्परेचर मेरे इस पूरे का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस था, अब मैंने इसे आधा कर दिया, दूसरे गिलास में रख दिया आधा पानी, 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया, क्या अभी भी इसका टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा? नो मैम। पक्का? शायद नहीं होगा ना? हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा मैम। हो नहीं, जाएगा। नो मैम। अरे कैसे होगा ना जो, अब घर में करके देखना। जब हम अगर वो मतलब बाहर हीट ट्रांसफर ना हो रही हो, अगर मेरे पास 5 लीटर के गिलास में पानी लिया है मैंने, उसको मेरे पास उसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दूसरे ग्लास में डाल के देखना, फिर से मेजर करना, वो आधा ग्लास हो जाएगा। उस आधे ग्लास में भी जो पानी रहेगा उसका टेम्परेचर तो वही रहेगा ना। तो Yes, ma'am. आपका जो टेम्परेचर टर्म है, जो टेम्परेचर वो कैसा होगा, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी मैटर एंड साइज। भाई मैटर और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, वो इंटेंसिव। और ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे कि इंटेंसिव कौन सा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है और एक्सटेंसिव कौन सी है। अब मैंने जैसे याद किया है एक्सटेंसिव, अभी बताती हूँ इसकी पूरी डेफिनेशन लिख के। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ठीक इसका उल्टा, विच इज डिपेंड ऑन साइज एंड मैटर ऑफ, भाई माइक किसका ऑन है, मैटर ऑफ द सिस्टम, जो मेरे साइज और किस पे, मैटर पे डिपेंड करेगी, वो क्या होगा, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एग्जांपल हो गया आपका इसमें क्या, जितने भी बच्चे आपकी एनर्जी वाली टर्म्स रहेंगी ना, ई से एक्सटेंसिव, ई से एनर्जी, मैंने बस इतना याद रखा है इसका, और मास, जितने भी एनर्जी वाली टर्म रहेंगी, जैसे अभी आप पढ़ोगे हीट, हीट क्या एक एनर्जी की टर्म है, मास
वॉल्यूम, ये सारा का सारा क्या, अभी आप पढ़ोगे टर्म्स, एंथैल्पी, ये सब एनर्जीज की टर्म है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब टर्म्स हमें इसमें पढ़नी है पूरे उसमें, फ्री एनर्जी। और इन्हीं टर्म्स को समझने के लिए ही पूरा ये थर्मोडायनेमिक्स है कि एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है। तो बच्चे ये जो सारी टर्म्स हैं ये क्या है, एनर्जी वाली जो भी टर्म्स हैं ये सब क्या डिनोट कर, कैसी प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि किस पे डिपेंड करती है, आपका मास ऑफ द मैटर, जो वो मैटर का साइज क्या है, उसका मास क्या है, उस पर डिपेंड कर रही हैं। ये सब क्या शो कर रही हैं, एक्सटेंसिव। एग्जाम में आ जाएगा, बताओ भाई इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, कोई तो ऑन करके बता दो भाई। एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, जैसे ही आपका ई आ गया आपके पास, एक्सटेंसिव एनर्जी वाली जो भी ये टर्म, ये वाली टर्म एनर्जी वाली। अभी अगर यहाँ पे अभी हम मोलर एंथैल्पी पढ़ेंगे वो अलग है, ठीक है, वो अलग होगी। अभी टेम्परेचर, एक बात मुझे बताओ, प्रेशर कैसी टर्म होगी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। हाँ, इंटेंसिव। इंटेंसिव। समझ में आ रहा है प्रेशर इंटेंसिव क्यों है? प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज क्या होता है हमारा, प्रेशर की यही होती है डेफिनेशन, है भाई योगिता? यस मैम। प्रेशर, तो मेरे पास जैसे ही मैंने, अगर मुझे इतने बड़े अपने सिस्टम के अंदर, इतने बड़े सिस्टम के अंदर अगर मैंने कोई अपना इतना सा एक मॉलिक्यूल लेके इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, अगर जो इतने बड़े सिस्टम के लिए जो आ रही है वही इतने से के लिए भी आ रही होगी, तो वो कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी, इतने से के लिए भी जो भी आएगी वो कैसी होगी आपकी, इंटेंसिव। अब मुझे एक बात बताओ, इतने में अगर मैं करूंगी तो मेरा अगर इसमें फोर्स कम हो गया, मॉलिक्यूल कम थे, तो एरिया भी तो पर यूनिट मतलब प्रेशर होता किसके लिए, इस पूरे का निकालूंगी अगर मैं प्रेशर, तो फर्स्ट पर यूनिट एरिया करूंगी डिवाइड में, ऐसी यस चाहे मैं मैम। इसी जगह इसका इसमें से थोड़ा सा पार्ट निकालूंगी, उसका प्रेशर निकालूंगी, तो उसको उसके एरिया से डिवाइड करूंगी, तो एरिया भी तो कम ही है, वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी आपकी, सेम आ जाएगी। बात समझ में आई, प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, अगर ना समझ में आ रहा हो कभी, तो जब भी आपकी दो एक्सटेंसिव टर्म, एक्सटेंसिव डिवाइडेड एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव टर्म अगर आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो आपका क्या कैसी टर्म बनेगी आपकी, हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी बन जाएगी वो प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन करना। एक्सटेंसिव बच्चे क्या बताऊं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव मैम नो कि प्रेशर कैसे इंटेंसिव, क्या, मैम कि प्रेशर कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक बात मुझे बताओ, मेरे पास एक ये 5 मीटर स्क्वायर में ये था, और इसमें जो फोर्स लग रहा था वो 10 न्यूटन लग रहा था, क्लियर है? तो मेरे पास ओवरऑल जो प्रेशर है वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितना आया, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर है? अब मेरे पास मैंने इसमें से एक छोटा सा ये एरिया जो है इसको निकाल दिया, तो इसमें मेरा जब मैंने ये निकाला तो यहाँ पे जो फोर्स था वो भी क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे इसका सपोज वो हो गया आपका फोर्स जो कम हो गई वो हो गई आपकी 4 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे भाई मास अपॉन में आपका एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स होता है, तो मैंने छोटा सा एरिया निकाला तो उसका मास कम था, मास कम होगा तो उसमें फोर्स भी कम लग रही होगी, छोटा सा एरिया जो मैंने निकाला। अब इस एरिया का फोर्स कम हो गया तो लेकिन इसका एरिया भी तो कम हो गया, 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल ओवरऑल जो आपका प्रेशर रहा वो कितना आया मेरा, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आया। जब भी कभी मैं एक यूनिट की मतलब, अरे वही प्रेशर मतलब कि क्या, एक मीटर स्क्वायर में कितना आपका फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर में जो भी आपकी फोर्स लग रही है वो क्या हो गई आपकी, 1 मीटर स्क्वायर में जो भी आपका क्या लग रहा है, प्रेशर फोर्स लग रहा है, वही आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ऐसे अगर मेरा वहां पे यूनिट कम हो गई, छोटा मॉलिक्यूल कम हो गया, तो क्या हुआ, उसका एरिया भी तो कम हो गया, 1 अभी भी मुझे 1 मीटर का ही निकालना होगा। नहीं बात समझ में आई, अरे आई नहीं आई, अभी भी मुझे 1 ही मीटर का तो निकालना है। सपोज मुझसे पूछा जाए स्पीड कैसी वो है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव,
स्पीड कैसी टर्म होगी? इंटेंसिव होगी भाई। अगर मुझे स्पीड, वैसे तो स्पीड आपका यहाँ सिस्टम के अंदर नहीं है, इसमें मेजरेबल प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। अगर मुझे स्पीड की बात करी जाए, स्पीड के बारे में पूछा जाए, स्पीड क्या मेजर कर रहा है भाई? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 1 आवर में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज स्पीड। अगर मेरे पास, अगर मैंने उसको आधा ही कर दी, डिस्टेंस आधा कर दिया इसका, तो भाई टाइम भी तो कम हो जाएगा साथ में, तब भी तो मुझे एक ही इसका निकालना है, 1 घंटे की निकालनी है स्पीड। 26 किलोमीटर कोई 1 घंटे में तय कर रहा है, 13 किलोमीटर वो कितनी देर में तय करेगा? आधा घंटे में, ठीक है ना, आधे घंटे में। लेकिन स्पीड तो अभी भी उतनी ही आएगी भाई, 26 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे की स्पीड हो गई। और अगर यही मेरा उसने डिस्टेंस 13 करा तो ये भी हाफ हो जाएगा, अगेन स्पीड 26 ही हो जाएगी। यस, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास जब भी दो एक्सटेंसिव टर्म आपस में डिवाइड होंगी तो वो क्या बनाएगी? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ डेंसिटी जो है वो कैसी टर्म होगी? डेंसिटी इंटेंसिव होगी या एक्सटेंसिव होगी? अभी मैंने आपको बताया जो हाँ कैसे भाई, कैसे एक्सटेंसिव कैसे इंटेंसिव, जल्दी बताओ। मैम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, एंड मास और वॉल्यूम तो हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी। वेरी गुड भाई, आपके पास डेंसिटी इज इक्वल टू में मास बाय वॉल्यूम होता है, और मास आपकी एक्सटेंसिव है। अभी हमने देखा मास और वॉल्यूम और जितनी भी एनर्जी है वो याद रखो, दोनों कैसी टर्म है? ये आपकी एक्सटेंसिव, और दोनों एक्सटेंसिव टर्म अगर डिवाइड हुई तो कैसी टर्म बनेगी आपकी यहाँ पे? डेंसिटी इंटेंसिव। क्लियर है भाई? अभी हम आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मुझे बताना होगा कि कौन कैसी टर्म है, भूलना मत बस। ठीक है बच्चे, एक बात मुझे बताओ, मोलैरिटी हम पढ़ चुके हैं ना? मोलैरिटी जल्दी से बताओ, मोलैरिटी कैसी टर्म होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी टर्म होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कहीं पढ़ा है? यस मैम। क्या होता है वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मैम ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट चलता है एक मीडियम को दूसरे मीडियम से। वेरी गुड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अपना अलग अलग होता है और फिक्स होता है। यस मैम। पास पे कोई भी वो क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट है भाई मैटर से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे मैं अगर एक लिक्विड का ले रही हूँ, इस लिक्विड ये इतना सा पड़ा है चाहे बहुत सारा पड़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसका? सेम ही होगा। तो ये कैसी टर्म है? इंटेंसिव। मोलैरिटी बताओ, मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। अरे भाई छुप छुप के क्यों बोल रहे हो, जल्दी बताओ तेजी से। हाँ इंटेंसिव। हाँ, कैसी टर्म कैसी होगी भाई मोलैरिटी आपकी? अगेन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों नंबर ऑफ मोल भी कैसी? एक्सटेंसिव। ये भी कैसी है आपकी? एक्सटेंसिव। कैसी टर्म हो जाएगी आपकी? इंटेंसिव। ठीक है, तो वही ये बातें जो है याद रखना। अब जो भी आपकी अच्छा दो, अगर मैं एक्सटेंसिव को प्लस करूंगी तो कैसी टर्म निकल कर आएगी? एक्सटेंसिव। याद रखना, एक्स नहीं एक्सटेंसिव ही होगी भाई। एक्स हाँ, दो जब मैं एक्सटेंसिव के पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब कि क्या? अगर मैं इसमें एक का मास 2 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास 3 है, तो टोटल मास कितना आएगा? 5। ये एडिटिव है। एक्सटेंसिव कैसी प्रॉपर्टी है आपकी? एडिटिव, जो कि ऐड हो जाती है एक दूसरे से। क्या मेरी इंटेंसिव एडिटिव प्रॉपर्टी है? अगर एक का टेम्परेचर रखा है मैंने यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, एक दूसरी वाटर बॉडी ली उसका भी 10 डिग्री था, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या यहाँ पे जो न्यू बॉडी बनकर आएगी उसका 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा? 10 डिग्री मेरे पास एक वो था ग्लास, उसमें 10 डिग्री टेम्परेचर था, दूसरे वाले का भी 10 डिग्री था, दोनों को मैंने मिक्स किया तो 20 डिग्री हो जाएगा कि नया टेम्परेचर? नहीं ना।
तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉट हैव अ एडिटिव। एडिटिव मतलब समझते हो ना भाई, ऐड होने वाली प्रॉपर्टी किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव की होती है, इंटेंसिव की नहीं होती। याद रहेंगी इतनी बातें भाई, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, समझ में आ गया आपको। एंथैल्पी कैसी टर्म है भाई, एंथैल्पी का तो मतलब ही नहीं पता होगा तुम्हें वैसे। एंथैल्पी बच्चे एक एनर्जी ही है एक तरीके से। कैसी प्रॉपर्टी होगी एंथैल्पी आपकी, मैम एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एक टर्म होती है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, चलो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तभी बताएंगे। एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है बस याद रखना, एक्सटेंसिव है। जब पढ़ेंगे तब बताना, तब मैं पूछूंगी तब मुझे बताना कि हाँ भाई एक्सटेंसिव है। अब दूसरी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भाई, हमारे सिस्टम के अंदर दो वर्क होते, मेरे पास एक टर्म है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और एक है टर्म पाथ, पाथ फंक्शन, और एक है स्टेट फंक्शन। क्या पता चल रहा है भाई स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, सुनिए कभी ये टर्म्स, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। जो भी मेरा डिपेंड कर रहा है किस पे, पाथ पे, मेरे पास मैंने एक टेम्परेचर किसी बॉडी इसका इंक्रीज किया, पहले इसका टेम्परेचर 10 डिग्री था और मैंने इसमें हीट किया इसे, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना आया 10 डिग्री का। अब ये चेंज इन टेम्परेचर मेरा कैसे आया, या मैं यहाँ पर मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट मतलब यहाँ रॉड डाली और रॉड से इसे हीट किया, इसका 10 डिग्री टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया। तो मैंने ये इंडिपेंडेंट है कि ये कैसे आपका जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है आपका चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, की फाइनल में कितना टेम्परेचर था इसके पास और इनिशियल में इसके पास कितना टेम्परेचर था। तो ये कैसा हो गया मेरा आपका, ये जो टर्म है कि कैसी फंक्शन आएगी, स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे। बात समझ में आई, किस पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर आपका। ऐसे ही वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या था भाई, इनिशियली क्या हो गया, कैसे हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं, मुझे अगर चेंज इन वॉल्यूम बताना है किसी ऑब्जेक्ट का तो मैं कैसे निकालूंगी, क्या कहूंगी, फाइनल वॉल्यूम ये है इसका, इनिशियल वॉल्यूम इतना आया, तो यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। अब वो मैंने कैसे भी किया हो, चाहे मैंने उसको अलग दूसरे से निकाला हो, चाहे मैंने उसमें होल करके उसको कम कर दिया हो पानी को, कैसे भी कम किया हो मैंने उसको, तो मेरे पास ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी स्टेट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन मींस क्या होता है, जो डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन विच डिपेंड ऑन दी पाथ, वो वाला वेरिएबल या वो वाला फंक्शन, ये वेरिएबल इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं हम, जो भी आपके वर्क है, वर्क एंड हीट विच डिपेंड ऑन दी पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करेगा, वर्क और हीट। आपके सिलेबस में ये दो हैं, इनको याद रखना है, कल बताएंगे भाई वर्क क्या हीट क्या। वर्क और हीट ये दो ऐसे टर्म हैं जो किस पे डिपेंड कर रही हैं आपकी पाथ फंक्शन पे, कि आपका जो पाथ है, जो भी आपका जो मतलब उसने किस तरीके से क्या क्या कैसे वो वर्क तक पहुंचा है। बात समझ में आई। वर्क, एक बार मैंने यही यहाँ से, चलो वर्क क्या होता है ये सब बाद में अभी तुम पढ़ोगे तभी बताऊंगी। वर्क और हीट कैसा है, पाथ फंक्शन है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास कोई हीट यहाँ से मेरी हीट, ये सिस्टम है, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, कैसा साइन होगा यहाँ पे हीट के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिस्टम से हीट बाहर चली गई, मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ 100 जूल हीट एनर्जी थी, 100 जूल हीट थी इसके पास, इसमें से 50 जूल मैंने कहा बाहर चली गई, तो मैं क्या कहूंगी कितने जूल बाहर गई है, तो मैं क्या किससे डिनोट करूंगी उसे, पॉजिटिव साइन से या नेगेटिव से, किससे हमेशा, हीट जब बाहर गई, ठीक है ना, हीट जब क्या हुई है बाहर गई है, तो कैसे शो करूंगी मैं उसे, नेगेटिव से। क्लियर है भाई, नेगेटिव से होगा। भाई हमने पढ़ा है ना एक्सोथर्मिक, पता है ये, अरे भाई तुम लोगों को पता है, नहीं पता, नहीं बताई कभी बात ये। एक्सोथर्मिक माने क्या होता है बच्चे,
हीट का निकलना। हीट का निकलना, एक्सो बाहर निकलना। तो जब भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो उसके लिए जो चेंज, जो हीट की वैल्यू होगी, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू की वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, किससे डिनोट करोगे, नेगेटिव से। जब भी आपको पता चल गया हाँ भाई यहाँ पर हीट बाहर निकली है और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उससे सिस्टम से हटाना पड़ेगा, तो नेगेटिव करोगे, ठीक है ना, नेगेटिव करते हैं। जब भी मैंने सिस्टम को हीट दी है तो कैसा प्रोसेस होता है वो, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपको हीट में क्या करनी पड़ेगी, पॉज, मतलब मेरे पास 100 जो यहाँ पर हीट थी, मैंने इसमें 50 और दी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 में 50 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक। अच्छा, दो टर्म होती है वर्क के लिए भी, वर्क बाय द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। एक बात मुझे बताओ, वर्क बाय मतलब क्या होगा, जो सिस्टम ने काम किया। वर्क भी क्या है भाई, एक एनर्जी है। सपोज इसके पास 100 जूल यहाँ पर इसकी टोटल काम था, जिसमें से इसने 50 जूल वर्क किया। वर्क ऑन द सिस्टम होगा तो मैं कैसे इसको डिनोट करूंगी, किस साइन से डिनोट करूंगी, पॉजिटिव से, नेगेटिव से। वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, तो भाई सिस्टम ने, उसके पास 100 जूल था, उसमें से उसने 50 जूल काम कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगी, नेगेटिव साइन लगेगा। यस मैम। वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखा है, ओ सॉरी, वर्क डन ऑन द नहीं, वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब अगर सिस्टम ने काम किया है तो कैसा साइन लगेगा, नेगेटिव। और लिखा होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं भाई। अभी तुम्हें लग रहा हो ना ये क्या है, एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इससे कि वर्क ऑन द बाय द सिस्टम इज 50 जूल एंड हीट रिलीज्ड इज दिस मच। बताओ भाई आपका एनर्जी कितनी होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर है, ऑन द सिस्टम मतलब कि मेरे पास एक सिस्टम पड़ा था, मैंने इसके ऊपर काम किया। बात समझ में आई। ऑन द मतलब इसके पास 100 जूल तो इसके पास ऑलरेडी था, लेकिन मैंने इसमें 50 जूल का काम किया, तो यानी कि मैंने इसको 50 जूल मतलब वर्क दे दिया, तो कैसे साइन आएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई। सिस्टम अगर काम करेगा मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी जाएगी ना, अगर मैं एक सिस्टम हूँ और मैं काम कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी जा रही है, तो मतलब नेगेटिव। मुझ पे कोई काम कर रहा है तो मेरी एनर्जी बढ़ रही है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गई ये बात। सेम एनर्जी वाली है, बस बाय और ऑन का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, मीनिंग पता होना चाहिए। बाय मीन्स उसने खुद किया, ऑन मीन्स उस पर किया गया। क्लियर हो गई भाई बात। यस मैम। अब मेरे पास अगर सेम यही इसकी जगह लिखा होता वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, क्या मतलब है इस बात का, वर्क डन ऑन द सिस्टम है या फिर बाय द सिस्टम होगा। भाई वर्क डन बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग ने काम किया है तो किस पर किया होगा, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया होगा। तो कैसा होगा, अगर वर्क डन बाय दी सराउंडिंग लिखा है तो आपको क्या लगाना होगा वहां पे, पॉजिटिव। याद रखना, ऐसे लिखा हो सकता है 50 जूल वर्क इज डन बाय दी सराउंडिंग एंड हीट रिलीज्ड इज 50 जूल। टोटल इंटरनल एनर्जी बताओ। भाई हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ेंगे और जिसके लिए मैं तुम्हें ये टर्म्स बता रही हूँ वो है डेल यू। टोटल इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर है, उस सिस्टम में हीट कितनी है और उसमें वर्क कितना हुआ है। दैट इज थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में और भी। वो क्या कह रहा है कि हीट जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है आपकी। अगर सिस्टम के अंदर उसने हीट है कुछ और उसने जो भी वर्क, अगर या तो वो हीट होगी और वर्क में कन्वर्ट हो गई होगी, वर्क होगी तो हीट में कन्वर्ट होगी, इन दोनों का सम जो है वो क्या रहेगा, डेल्टा यू। तो ये डेल्टा यू पूछने के लिए वो बोल देता है कि हीट इज रिलीज 50 जूल एंड वर्क डन बाय द सराउंडिंग लिखा है, तो मतलब किस पे काम हुआ है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग लिखा है तो मतलब सिस्टम पर काम हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव। और अगर लिखा है वर्क डन ऑन दी सराउंडिंग, सराउंडिंग में काम हुआ है तो क्या करोगे, किसने किया होगा, ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पे काम हुआ है, यानी कि सिस्टम ने किया, अपने से दिया है उसने एनर्जी, उसको कैसा साइन आएगा,
नेगेटिव। तो ये 4 टर्म आपको याद होनी चाहिए। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक, इसका अपोजिट फॉर सराउंडिंग एंड हीट रिलीज एक्सोथर्मिक एंड ये सब तुम्हें बताइए। ठीक है भाई। और कुछ छोटी छोटी टर्म्स और भी हैं जो हमारे, जैसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम किसी किसी कंडीशंस में जो करते हैं, वैसे तो ये टर्म्स तुम्हें पता होंगी, तुम मुझे खुद बताओगे भाई। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने गैसियस स्टेट पढ़ा है चैप्टर। आइसोथर्मल मींस क्या था भाई? आइसोथर्मल कब बोलती हूँ मैं? कोई मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा भाई? ना, जो आइसोथर्मल कब था? बॉयल्स लॉ में था ना आइसोथर्मल। क्यों कहा था हमने बॉयल्स लॉ को आइसोथर्मल कंडीशन में होता है ये? आइसो मीन्स सेम, चेंज नहीं हुआ। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर। क्या मतलब है भाई इसका? व्हेन टेम्परेचर रिमेन सेम। कांस्टेंट। सेम नहीं, कहा कांस्टेंट, मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, करने के बाद और पहले टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो कैसा प्रोसेस होता है मेरा? आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी एक टर्म होती है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा होता है भाई? आइसोकोरिक प्रोसेस आपका जब व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ठीक है। और अगर आइसोबारिक लिखा है, नाम से ही पता चल रहा है भाई कौन कांस्टेंट होगा अब की बार? वही स्टेट्स ऑफ मास। है। कौन? व्हेन प्रेशर, प्रेशर बार से मेजर करते हैं ना प्रेशर को। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तो आपका कैसा प्रोसेस होगा? वो आइसोबारिक। एक और है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक याद रखना। एडियाबैटिक प्रोसेस कब होता है आपका? जब आपके पास heat exchange between system and surrounding is not possible. Heat exchange when heat is constant, heat is constant मतलब अगर जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है ना, मतलब एक्सचेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट। क्लियर है भाई? तो कैसा प्रोसेस होगा वो? एडियाबैटिक। साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा? साइक्लिक प्रोसेस, मैंने वही प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, इसी ग्राफ में जरा शो करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे बनेगा? जल्दी बता दो, पता है तुम लोगों को भाई? बॉयल्स लॉ याद नहीं, भूल गए? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे बनता है आइसोथर्मल के लिए? यस मैम, ऐसे ना, ऐसी अगर मैं उसमें बोलती हूँ आइसोबारिक पे, तो यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे बनेगा। प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना मुझे। ऐसे आइसोकोरिक के लिए बोला जाए मुझे, ये ग्राफ एग्जाम में आते हैं, पता होने चाहिए आपको। आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबारिक। आइसोथर्मल के लिए इस तरीके से। आइसोकोरिक के लिए मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक। ऐसी एक और टर्म है एडियाबैटिक, तो वो सेम ऐसे ही रहता है, लेकिन आपके पास आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ थोड़ा स्लोप जो है वो इस तरीके से वो रहता है, एडियाबैटिक। क्लियर है? याद रखना, डीप जहां पर है वो आपका मतलब एकदम से जहां पे चेंज हो गया, वॉल्यूम कम गया, एकदम से प्रेशर में बढ़ गया, चेंज हो गया, तो वो कैसा है आपका? एडियाबैटिक। क्लियर है? स्लोप एकदम खड़ा चढ़ाई, एडियाबैटिक। और आइसोथर्मल में थोड़ा सा इस तरीके से है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? थोड़ा सा ठीक। चलो भाई आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। मैम साइक्लिक वाला? हाँ, साइक्लिक की बात करते थे। साइक्लिक मतलब कि भाई हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम जहां से स्टार्ट किया घूम फिर के वहीं पे वापस इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, जब सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब ये इनिशियल स्टार्ट किया था, फाइनल पहुंच गए वापस से वहीं पे, तो आपका कैसा रहता है? ये आपका साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है सिस्टम की वो सेम है, इनिशियल स्टेट भी सेम है, फाइनल स्टेट भी जो है वो सेम है।
क्लियर है? आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में वर्क और हीट के बारे में बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, ये सब बातें करेंगे, ठीक है? ओके, और किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई, मैं रिकॉर्ड मैम मैंने क्वेश्चन भेजा था।